देखिए, रेडी? तो भाइयों और बहनों, लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे आज करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ वो हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैनेजमेंट की दुनिया में दो अलग अलग मेन प्रिंसिपल है। एक है हेनरी फ्यूल का दिया हुआ और एक है एफडब्ल्यू टेलर का दिया हुआ। हेनरी फ्यूल कौन है? हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट के पिताजी। मैनेजमेंट का पिताजी कौन है? हेनरी फ्यूल। मैनेजमेंट का पिताजी कौन है? हेनरी फ्यूल। मैनेजमेंट का पिताजी कौन है? हेनरी फ्यूल। कैमरा चला देखिए, ओके घर देखते रहिएगा। तो मैनेजमेंट का पिताजी कौन है? हेनरी फ्यूल। और अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, सुनिए, हेनरी फ्यूल को मैनेजमेंट का पिताजी कहा जाता है और हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल देयर आर हाउ मेनी प्रिंसिपल्स गाइस? 14 प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्यूल के हिसाब से कितने प्रिंसिपल है बाबू? 14। जो बात को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे मतलब वो एमसीक्यू एसएक्यू के लिए, और जो बात एक बार पढ़ के आगे बढ़ के मतलब वो लॉन्ग क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? 14 की 15, 14 की 15, 14 15 16, 16 की 14, 14 की 18, 18 की 14, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? 14। हाउ मेनी प्रिंसिपल? हाउ मेनी प्रिंसिपल? यस, मैनेजमेंट कितने प्रिंसिपल है? वो 14। और ये 14 प्रिंसिपल बनाने में हेनरी फ्यूल जी को अराउंड 30 साल लग गया था। अराउंड 30 साल। उनका 30 साल का मेहनत को हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज एक पार्ट पढ़ाएंगे, एक पार्ट में 7 प्रिंसिपल आपको आज समझाएंगे, 7 प्रिंसिपल अगला दिन पढ़ाएंगे। क्यों सर, 14 प्रिंसिपल एक दिन में समझा दीजिए ना। वैसा क्रैश कोर्स में होता है। कैसे होता है? क्रैश सिर्फ पॉइंट्स बताते हैं। यहाँ पर डिटेल में गहराई में समझाएंगे क्या है नहीं है, एक एक चीज ऑपरेशन कर देंगे। ये रेडी? ठीक है, चलिए ठीक है ना बाबू, स्टार्ट करें। देखिए, तो मैनेजमेंट का जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिया था, समझे? 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल ने दिया था वो 14 प्रिंसिपल का हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है बाबू? 14 प्रिंसिपल में पहला जो प्रिंसिपल था, ध्यान से सुनिएगा, पहला जो बात हेनरी फ्यूल ने कहा था वो कहा था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क था। कभी कभी एक मार्क्स दे देता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क? ध्यान से सुनिएगा, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है भाइयों बहनों, हेनरी फ्यूल ने कहा था कि आप एक कंपनी चला रहे हो और एक कंपनी में इतने सारा काम है, तो सारा काम को छोटे 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 पार्ट में बांट दीजिए। छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए। इससे क्या होगा सर? जो आदमी जिस चीज का एक्सपर्ट है, जो आदमी जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दीजिए। इससे वो आदमी अपना काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और आपके कंपनी में आ जाएगा स्पेशलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आप 3 बहन हो, कितने बहन हो? 3 या 3 भाई हो मान लीजिए। अभी मम्मी मान लीजिए घूमने के लिए गए, तो मम्मी बोले कि सुनो, एक तो बड़ा बहन को बोले सुनो तुम झाड़ू मारना। क्या मारना? झाड़ू। महिला बहन को बोले सुनो तुम खाली पोछा मारना। बर्तन धोना, चलो बर्तन धोना। आर एक तो बहन उसको बोल के तुम खाना बनाना। अब जो बहन रोज रोज खाना बनाएगा, रोज रोज खाना बनाएगा, खाना बनाने का एक्सपर्ट हो जाएगी। जो बहन रोज झाड़ू मारेगी, झाड़ू मारेगी, वो झाड़ू मारने क्या हो जाएगी? एक्सपर्ट। जो बहन रोज बर्तन धोएगी, बर्तन धोने का एक्सपर्ट हो जाएगी, आंख बंद करके बर्तन धो लेगी। आस्ते सुनिए, सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क का फायदा क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू विच द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। पूरा काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए और जो आदमी जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको वो वाला काम दीजिए। इससे क्या होगा? काम बहुत अच्छा होगा। और जब आप काम को काम के बेसिस पे बांटिएगा, नॉलेज के बेसिस पे बांटिएगा, तो वो आदमी उस चीज का एक्सपर्ट हो जाएगा। आप याद करिए, जब स्कूल में आप लोग छोटे रहते थे, छोटे हुआ करते थे, तो या अभी भी स्कूल में कुछ कुछ टीचर्स तो क्या होता है, टीचर को आप बुक दिए निकाल के, सर बोले कोई बुक का दरकार नहीं है, ऐसे ही हम पढ़ा देंगे तुमको। तो आपको लगता है बाप रे मेरा सर कितना ब्रिलियंट है। माय डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंसी का कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन। एक ही काम को बार बार कर करके आप उसका एक्सपर्ट बन जाते हो। एक ही काम को आप बार बार करिएगा तो उसका क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट। हम सुबह शाम एसटीडी पढ़ाते रहते हैं, उनको याद है पूरा। अब कहीं से पूछो ना बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछो बता देंगे। ये क्या है? रोज सुबह शाम एक ही चीज कर रहे हैं, इसीलिए। तो इसमें कोई जादू नहीं है माय डियर स्टूडेंट। स्वामी विवेकानंद का कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, या एपीजे अब्दुल कलाम की तरह ब्रिलियंट नहीं। दैट्स ऑल द अबाउट द प्रैक्टिस। आप रोज पीएलए प्रो प्रैक्टिस करिए, रोज पीएलए प्रो का एक्सपर्ट हो जाइए। रोज रोज आप बीएसटीडी पढ़िए, बीएसटीडी का एक्सपर्ट। क्या है? एक्सपर्टाइजेशन बोल के कुछ नहीं होता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सुबह बताइए, तब से आप खुद देखिए ना, शाम से 5 बजे से तब से 2 बैच में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बीएसटीडी। आपका बैच में पढ़ा रहे, और ऐसे हम कितना बार पढ़ाए होंगे। इसे यही टॉपिक जो आपको पढ़ाए प्रिंसिपल मैनेजमेंट, तो क्या याद नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट? जब एज ए स्टूडेंट पढ़े भी तो होंगे। तो याद रखिएगा, एक ही काम को बार बार करते हो ना तो ऑटोमेटिक आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो। इसमें स्पेशलाइजेशन का कुछ भी नहीं है, इसमें जादू मंत्र कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। सुनिए, नॉर्मली आपने ये सुना होगा कि पत्थर में रस्सी से कभी निशान नहीं होता।
रस्सी से पत्थर पे निशान नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप पत्थर को सामने रखिए और रस्सी को रगड़ते जाएंगे तो कभी न कभी उस पर भी निशान हो जाएगा। What does it mean? That's all about practice. एक ही काम रोज करिएगा, आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। इसमें कुछ भी नहीं। आप लोग में बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मैं इंग्लिश बहुत वीक, हम इंग्लिश उतना अच्छा नहीं बोल पाते, क्या करें, हम रामकृष्ण मिशन ज्वाइन कर लिए? हम बोलते हैं नहीं, इंग्लिश बोलने के लिए थिंक इन इंग्लिश, दैट्स इट। इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिए, इंग्लिश सीख जाएंगे, मतलब बात करना सीख जाएंगे। इन्वायरमेंट नहीं है इसलिए नहीं सीख पा रहे, इन्वायरमेंट रहेगा ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दैट्स ऑल अबाउट क्या बाबू? प्रैक्टिस। जिस चीज को जितना प्रैक्टिस करिएगा आप उसका एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज कब होगा, ये इंटरेस्टिंग है, जब काम को बांटा हुआ रहेगा कि भाई आपका काम ये है, आपको उसमें एक्सपर्ट होगा। समझे कि नहीं समझे बोलिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल देखिए क्या है उनका। आपका सिर्फ जो पैराग्राफ दिया हुआ नोट्स में, हम लोग का नोट्स में 2-3 पार्ट में आंसर लिखा हुआ है। पहले उसका पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर उसका पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ है, उसका नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है। आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट मत याद करना, आप सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए आप सिर्फ जो पैराग्राफ है ना बाबू, उसको याद करिएगा, जो स्टार्टिंग वाला डिवीजन वर्क। एक बार पढ़ के सुना देते हैं, कोचिंग का बुक में क्या लिखा है। आओ महफिल में बैठने लोगों, आओ। According to this principle, the whole work must be divided into small parts, and instead of assigning the whole work to the single person, work should be assigned to one person according to the capability. आदमी का कैपेबिलिटी के हिसाब से काम दीजिए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दीजिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम दीजिए। When a person is performing a part of this again and again, एक ही काम रोज करोगे, he will become perfect, and specialized in doing that, the efficiency level will improve. कोई आदमी को मान लीजिए क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सुबह शाम क्रिकेट खेलिएगा, आप उससे एक्सपर्ट हो जाएगा। आप जितना अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं वो हम नहीं खेल सकते, क्योंकि आप रोज वो काम कर रहे हो, रोज क्रिकेट खेलते हो दोस्तों के साथ, तो आपको उसका नॉलेज है। हम रोज पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाई का नॉलेज है। अच्छा, रोज कॉमर्स पढ़ाते हैं, कॉमर्स का नॉलेज है। अभी अचानक से आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ाने लगे तो इंग्लिश पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो काम आप रोज करिएगा आप उसका स्पेशलाइज हो जाएगा। इसमें सरप्राइजिंग कुछ नहीं है। आप लोग कुछ बच्चों को गेमिंग का बहुत अच्छा आदत है, बहुत ज्यादा गेम खेलते हो आप लोग, तो इस कारण से क्या होता है, आप गेम का एक्सपर्ट हो। कुछ बच्चे चैटिंग इतना करते हो, आंख बंद करके चैट कर लेते, आंख बंद करके चैट का एक्सपर्ट हो। अभी सबको देखिए चैट का एक्सपर्ट माइंड स्टूडेंट, इतना चैट कर रहे कि चैट का एक्सपर्ट हुआ। वही जो 1 घंटा ट्यूशन में बैठे तभी आपका हाथ बंद है बस, बाकी तो हाथ बंधा हुआ है, नहीं तो फिर हाथ खुल जाता। समझ गए ना? तो देखिए, अच्छा बीएसटीडी में पूरा याद सुने बाबू, बात नहीं, रट्टा मत मारिएगा, सुन लिए समझ लिए, बना के लिख देंगे। थोड़ा बना के कैसे बोलेंगे सर? थोड़ा बना के बोलिए। बना के बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। एक लाइन में करो। 14 प्रिंसिपल बोलेगा लिखने के लिए, एक लाइन सबका नाम लिखिएगा और सबके बारे में कि बाबू सुभाष क्या बात करें क्लास में, इतना क्या चैसा है बोलिए। दिल में अजब तमन्ना है आपका भी। देखिए मेरा थ्योरी माइंड, आप लोग सभी तो दोस्त हो, तो बाहर तो बात करिएगा, क्लास में बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ऐसा मत करिए ना प्लीज, आप अच्छा कर रहे हैं। जल्दी बताइए, पहला पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। आपका फायदा माइंड स्टूडेंट, जितना सुनेंगे सीखेंगे। बीएसटीडी क्लास 12 में बच्चे लोग डरते हैं बीएसटीडी से, क्लास 12 में बच्चे लोग बीएसटीडी से डरते हैं। क्यों डरते बोलिए? क्योंकि याद करना पड़ेगा बहुत, इसीलिए। जबकि हम लोग बीएसटीडी में 100 मंडल आया हुआ स्टूडेंट है हम लोग के पास, तो आपको तो उसमें पढ़ना होगा ना घर में, 100 में 100, तो आपका भी 100 आ सकता है। जब बच्चों का आया तो आपका भी आया, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट देना होगा। एफर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ? क्लास में होकर बात करोगे, अच्छा हटाओ, छोड़ो, इग्नोर करो। क्या करो? इग्नोर। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है माय डियर स्टूडेंट? अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से सुनिए। अथॉरिटी मतलब पावर। बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज। तो सर यही लिखा था किताब में? नहीं बाबा नहीं, 30 साल में ही बोलेंगे। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज। सुनिए हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था? हेनरी फ्यूल ने कहा था कि बाबू देखो, किसी भी व्यक्ति को अथॉरिटी देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो अथॉरिटी भी दो। मतलब बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स व्हाट? किसी को पावर देते हैं तो ड्यूटी भी दीजिए, और ड्यूटी देते हैं तो पावर भी दीजिए। कैसे सर, कैसे? आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप हमको पावर दिए। क्या पावर दिए? हम आपको डांट सकते हैं, हम आपको टोक सकते हैं, हम आपको पढ़ाई के लिए बोल सकते हैं, होमवर्क के लिए टोक सकते हैं, लेकिन आप हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए। अब अगर आप फेल होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होंगे? हम। कौन जिम्मेदार होंगे? आप। आपको फेल होने जिम्मेदार कौन होंगे? हम। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बताइए, हम तो, अब कोई बच्चा अगर माँ कसम खा लेके माँ कसम पास नहीं होंगे तो अलग बात, बाकी हम आपको फेल नहीं होंगे। बात समझे ना? कोई माँ कसम खा लेगा तो अलग बात है, बाकी पास होने से दुनिया में ताकत आपको रोक नहीं सकता है। पर पास होना किसको है गाइस? हम लोग अच्छा मार्क्स के लिए पढ़ाई करें, पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहे। तो आपका देखिए, आप हमको अथॉरिटी दियो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दियो।
दोनों अगर आप अथॉरिटी भी दियो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दियो, अगर आपका अच्छा आपका देखिए आपका अथॉरिटी है कि आप हमसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि रोज ट्यूशन आए, रेगुलर क्लास में बैठे, ठीक से क्लास में बैठे, होमवर्क करके आए, याद करके आए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में होता है। मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आपको प्यार भी तो मम्मी पापा ही करते हैं, आपका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही उठा के रखे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलता है। अगर किसी को आप अथॉरिटी देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना होगा, और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अथॉरिटी भी देना हो। तो याद रखिएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ शुड बी गिवन एट द सेम टाइम। जैसे किसी को बहुत ज्यादा अथॉरिटी दे दीजिएगा तो अपना पावर का मिसयूज करेगा, अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिएगा तो आदमी ओवर बर्डन हो जाएगा, मतलब होता है काम करते करते टायर्ड हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक नहीं है। जब भी आपके पास कोई वर्कर काम करता है उसको अथॉरिटी भी दीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। तो बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द वर्कर्स। वर्कर्स को अथॉरिटी भी देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे। जब भी आप वर्कर को पावर देते हो तो आप वर्कर को अथॉरिटी भी देंगे और क्या देंगे बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म। आप लोग स्कूल आपको क्या देखते हैं, स्कूल में हेड मैम या हेड सर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप लोग कितना इरिटेटिंग, कितना गुस्सा में रहता है। देखिए आप खुद सोचिए, हेड मैम और हेड सर जिस पोजीशन पे है, आपको पता है हम लोग क्या सोचते हैं कि आदमी हेड मास्टर बन जाता है उसका लाइफ में रिलैक्स होता होगा। आपको पता है स्कूल में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड सर या हेड मैम का ही होता है। कहे स्कूल में एक भी स्टूडेंट फेल होगा ना उसको जवाब देना पड़ेगा सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को, क्यों स्टूडेंट फेल हुआ। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिसका पास पावर सबसे ज्यादा होगा। अच्छा वेस्ट बंगाल में कुछ भी होगा तो आदमी जिम्मेदार किसको ठहराएगा? ममता दीदी। अब इंडिया में कुछ भी होगा तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? मोदी जी। अब सबसे पावरफुल आदमी तो यही लोग दोनों है। स्टेट का हम लोग का स्टेट का सबसे पावरफुल इंसान ममता दीदी है, और वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे पॉपुलर जो इंसान है मोदी जी। तो मोदी जी अगर देश में कुछ भी होगा मोदी जी क्या करते, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, हर आदमी। अब बंगाल में हम लोग रहते कुछ भी, ममता दीदी क्या करते। तो आपका पास पावर होता है ना माय डियर स्टूडेंट, आपका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर। हम लोग आप लोग क्या सोचते हैं, भाई मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना पगला कर देंगे, पगला हो जाओगे माय डियर स्टूडेंट। अब होता है जो लोग स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, मतलब सीएम जो है या पीएम जो है, वो लोग एक एक मिनट में देखते जो फोन में बात करेगा ना उसका भी शेड्यूल बना रहता है, उसका भी शेड्यूल बना रहता है कि भाई कब बात करेगा, कितना बजे बात करेगा, किससे बात करेगा। इतना बिजी रहते हैं वो लोग जब सोते हैं ना रूटीन बनाए, भाई इतना बजे सोने जाएंगे, इतना बजे सोने उठेंगे। पूरा दिन भर का 2400 घंटा का रूटीन बना रहता है। सोच रहे आप एक स्टेट का सीएम मतलब वेस्ट बंगाल जैसा स्टेट का सीएम है, इंडिया जैसा देश का पीएम होना, बाप रे बाप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि पावर है, कि मोदी जी आते तो पूरा या कोई सीएम आता है पूरा रास्ता क्लियर रहता है। आप सिर्फ ये देख रहे हो, लेकिन उसका पावर के साथ उसका ड्यूटीज भी तो देखिए, कितना ड्यूटीज है, कितना जवाब देना पड़ता है उसको, बताइए। ये याद रखिएगा बच्चों, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ जाता है। जब आप किसी का हाथ थामते हो उसका साथ निभाना और उसका कर्तव्य, उसका ड्यूटीज भी पूरा करना आपका ड्यूटी है। पावर अगर आप जताते हो, ड्यूटी भी आपको परफॉर्म करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बातें, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, सुनिएगा ध्यान से बात में है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो टुगेदर। इफ यू आर गिविंग अथॉरिटी टू समवन, यू शुड ऑल्सो गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, यू शुड ऑल्सो गिव अथॉरिटी। बोथ शुड बी गिवन टुगेदर। ओनली अथॉरिटी में कॉज मिस यूज ऑफ पावर। खाली अथॉरिटी, आप देखते हो ना घर परिवार में कुछ बच्चे लोग क्या बिगड़ जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है बताइए? मम्मी पापा उसको गलत जगह पे टोकते नहीं है कि तुम गलत हो। उसको मिस अथॉरिटी बहुत दे दी है, फ्रीडम बहुत दे दी है लाइफ में, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। जैसे उसको टोकने लगेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगेंगे, ऑटोमेटिक वो सुधर जाए। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ज्यादा दे दीजिएगा बच्चा मिसयूज करने लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दीजिएगा तो बच्चा ओवर बर्डन हो जाएगा। इसीलिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या करना चाहिए, बैलेंस करके। किसी को अथॉरिटी देते हो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो अथॉरिटी भी देना। वो लोग समझे कि नहीं समझे? अब कैमरा चला सूरज देखो, उसका रही बुक में लिखा हुआ है, रीडिंग मान लेंगे। अगला है माय डियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन। से पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट मत याद करिएगा, बंगाल बोर्ड वाले बच्चों, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट याद मत करिएगा, बस खाली मीनिंग समझ लीजिए। अब बना के लिख के आइएगा एग्जाम, रट्टा नहीं मारेंगे बाबा। अब आइए बाबू, अगला है डिसिप्लिन। इंडियन है हम लोग, इंडियन कल्चर में रहते हैं। डिसिप्लिन वर्ड बचपन से ही आपने सुना हो। आप लोग के हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब क्या था? पाँव छू लेना। बिहार में जाते हैं हम लोग, गाँव जाते हैं, सबका पाँव छू ले, बोले बाप रे कितना चढ़ गया। किसी का गाँव नहीं छुए, किसी का पाँव छूना भूल गए, बस बोले बाप रे संस्कारी भूल गया, कलकत्ता में रहकर संस्कारी भूल गया, बड़ा आदमी समझने लग गया। लेकिन सुनिए, आज सच से पर्दा उठेगा।
रियलिटी ये है गाइस कि मैनेजमेंट की दुनिया में बोला गया है कि डिसिप्लिन डज नॉट मीन ऑफिस ज्वाइन करना तो जाके मालिक का पाँव छू लेना। जाते हो रोज मालिक का चरणों में सो जाते हो, आपको मालिक इस केस में ना अच्छा नहीं बोलेगा। अच्छा कंपनी में कभी भी आप जाते हैं मालिक का जाके पाँव छू के बैठ जाते हैं, आप अच्छा वर्कर नहीं हो। अच्छा वर्कर वो होता है जो डिसिप्लिन हो। सर डिसिप्लिन का मतलब तो बताइए। हम लोग तो यही सोचते हैं कि पाँव छूने वाला डिसिप्लिन है, सलाम कर दिया आदाब कर दिया मतलब डिसिप्लिन है, और अगर इग्नोर कर दिया तो डिसिप्लिन नहीं है। भाइयों बहनों डिसिप्लिन मतलब होता है हाउ लॉयल यू आर टुवर्ड्स योर वर्क। आप कितने लॉयल है अपने काम के लिए, आपका जो काम है उसके लिए कितना लॉयल है आप, कितना ईमानदार है आप। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, कितना वादा करके निभाते हो आप। लॉयलिटी चेक किया जाता है, टाइम पे पंक्चुअल कितने हो आप, रेगुलर कितने हो। जैसे देखो आप ट्यूशन में आके रोज हमको गुड इवनिंग सर बोलिएगा, उससे हमको खुशी नहीं होगा, उससे हम ये नहीं समझेंगे कि आपका बहुत डिसिप्लिन है। हम आपको डिसिप्लिन कब मानेंगे जब आप रेगुलर ट्यूशन आओगे, जब रोज क्लास करोगे, होमवर्क करके आओगे, याद करके आओगे। कभी कतार तो एब्सेंट किसी का भी हो सकता है, तो हमको लगेगा ये बच्चा मेरा जो है डिसिप्लिन स्टूडेंट। आप लोगों में मैक्सिमम बच्चे अच्छे ही हो, एक दो बच्चे होते हैं। आप परिवार में एक दो बदमाश बच्चा भी लेना जरूरी होता है। बोलो नहीं रहे तो मजा नहीं आएगा ना, वो बदमाश बच्चा नहीं तो जोड़ेंगे कैसे। लेकिन इतना देखो बदमाशी करना इज गुड, लेकिन अपना कैरियर मत खराब कर लीजिए बदमाशी चक्कर में। इसलिए याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन क्या, आप लॉयल हो। आप लोग देखो जैसे आपको टेस्ट देना, उस दिन आप टेस्ट हुआ अकाउंट से, आप टेस्ट नहीं दी, आप लॉयल नहीं है, आप लॉयल्टी से भाग गए, आप अपना ड्यूटी से भाग गए। ड्यूटी निभाओगे तभी आपको लॉयल माना जाएगा, डिसिप्लिन माना जाएगा। हाउ कमिटेड यू आर फॉर योर वर्क्स, आप अपने काम के लिए कितना कमिटेड है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं बाबू, डिसिप्लिन। Discipline refers to rules, regulation for systematic organization. Discipline does not mean only rules regulation, but it also means developing the commitment in employees towards the organization as well as towards each other. एक दूसरे के लिए कितना लॉयल है हम लोग, एक दूसरे के लिए कितना मानते हैं हम लोग, एक दूसरे के लिए कितना शिद्दत है हम लोग का, एक दूसरे के लिए कितना मोहब्बत है हम लोग का। इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ क्या बाबू, वर्क। आप समझ रहे क्या बोले, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है गाइस। क्यों, देखिए जैसे आप ट्यूशन में मेरा आ रहे, कॉमर्स का ट्यूशन पढ़ने मेरे पास आए, अभी कॉमर्स का ट्यूशन में आप मेरे लिए बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हो, अच्छा मार्क्स आ रहे, मेरे लिए आप अच्छे इंसान। अब आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं नहीं करते हैं हमको उससे क्या मतलब। आप डांस क्लास में जाते हो, ट्यूशन कॉमर्स का क्लास आप ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन डांस क्लास में बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस करते हो। डांस के सर के लिए आप अच्छे हो, मेरे लिए आप खराब हो। आप समझ रहे क्या बोले, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका कोई डेफिनेशन नहीं। आप लोग में जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोगों में से कोई भी इंसान सबके लिए अच्छा है, बताइए आप सबके लिए अच्छे हो, बताओ। आपको लगता होगा नहीं मैं तो किसी से खराब रिलेशन नहीं है, मैं तो सबसे अच्छा बॉन्डिंग है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा आपको लगता है, कोई होगा जो आपको भी मन में गाली देता होगा, कोई होगा श्योर। आप कितने भी अच्छे होंगे, डज नॉट मैटर। मेरा पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल बहुत सारे लोग गाली देते हैं मन में, वो उसका इच्छा है माय डियर स्टूडेंट। उसके लिए आप 100% अच्छा किसी के लिए नहीं हो सकते। बस डिसिप्लिन रहिए अपना लाइफ में। डिसिप्लिन मतलब कमिटेड फॉर योर वर्क, अपना काम से पीछे मत हटिए, काम को टाइम पे करिए, काम को सही से परफॉर्म करिए, यही आपका सबसे बड़ा डिसिप्लिन। क्या देखिए, डिसिप्लिन मतलब पाँव छूना नहीं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बाबू यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ना, वहां पे पेंसिल से हल्का सा लिख लीजिए, वन ऑर्डर वन बॉस। ये पूछता है एमसीक्यू में कि वन ऑर्डर वन बॉस किस में बोला गया है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के बगल में लिख लीजिए वन ऑर्डर वन बॉस। ध्यान से सुनिएगा और घर में आके पढ़िएगा। आज एक पार्ट पढ़ाएंगे, अगला पार्ट अगला दिन पढ़ाएंगे गाइस। 7 नंबर पॉइंट तक आपको आज पढ़ाएंगे, ठीक है। सोचो उनका 30 साल का मेहनत हम लोग 2 घंटा में सबमिट किए। 30 साल का मेहनत उनका 2 घंटा में हम लोग खेल के निकल गए। आइए ठीक है, तो ऑफिस वाला नंबर पे डिटेल्स भेज दीजिए, वो लोग आपको ऐड कर देंगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है बाबू। चलिए देखिए, रेडी बाबू। अच्छा, इसका मतलब देखिए वन ऑर्डर वन बॉस। अच्छा, ये माने की है भाई, तो वन ऑर्डर वन बॉस मतलब क्या। उन्होंने हेनरी फ्योल ने कहा था कि किसी भी बिजनेस में ना देयर शुड नॉट बी मल्टीपल बॉसेस। बात है बाबू प्लीज, मल्टीपल बॉसेस नहीं होना चाहिए। मल्टीपल बॉसेस मतलब बहुत ज्यादा बॉस है, आपका 5-5 तो बॉस ही है। एक तो बॉस बोलता है पानी लेके आओ, एक तो बॉस बोलता है चाय बनाओ, एक तो बॉस बोलता है सब्जी लेके आओ। ऐसे काम नहीं होता है। किसी भी कंपनी में मल्टीपल बॉस नहीं होना चाहिए। आप ही सोचो, आप ही के घर में मान लीजिए आपका 4 गार्ड देना, सब आपसे बड़ा है। मम्मी बोले बेटा तो चाय पिलाओगे, आप चाय बनाने जा रहे थे, पापा बोले बेटा तो चाउमीन बनाओ। चाउमीन बनाने रहे थे, भैया कह रहे बाबू बाहर से ठंडा लेके आओ। ठंडा लाने जाते तो दीदी बोले सुनो लेक्मी आइकॉनिक काजल लेके आओ बाजार से।
कल मेरा कॉलेज में फंक्शन है, लेट मी आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मार दे। जाओ लेके आओ, लेके आओ। अभी आप कंफ्यूज, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैग उड़ा के ट्यूशन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, whom to follow, whom to respect, whom to disrespect, किसका बात माने, किसका बात नहीं माने। ऐसा क्यों हुआ? मल्टीपल बॉसेस, 10 बॉसे हो गया आपका। ये बात हेनरी फ्यूल ने कहा था कि मल्टीपल बॉस कैन कंफ्यूज द एम्प्लॉइज। मल्टीपल बॉस होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कभी कभी तो वर्कर इतना कंफ्यूज हो जाता है किसी का काम नहीं करता है और जाके एक्सक्यूज दे देता, बोला ये बोला वो करने, बोला होगा हम किसी का काम नहीं कर जाओ। तो मल्टीपल बॉसेस शुड बी अवॉइडेड। देयर शुड बी वन सुपीरियर, वन बॉस, एंड दैट बॉस विल गिव यू द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, और उसी का बात आप मानेंगे। तो याद रखिएगा, कंपनी में वन ऑर्डर वन बॉस, वन ऑर्डर वन बॉस, वन ऑर्डर वन बॉस। यस। तो देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है? आई आई बात में बच्चों, बुक में आई आस्ते बाबा पूरा खो गए हो। पढ़ने टाइम में तो खूब फील कर लेके पढ़ते हो, एग्जाम देने में बड़ा एब्सेंट। आ जाओ, ऑफिस का नंबर में मैसेज करिए बाबू, हम तो क्लास करा रहे, वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए अलग से हम लोग को ऐड करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम में। देखिए सर बाबू, सुनिए क्या लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बात नहीं बाबू, बुक पर ध्यान दीजिए। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। ओके, जो बोले तो वही इंग्लिश में सुनिएगा। बिकॉज इफ वी रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम द मोर देन वन बॉसेस, then he will get confused and will not be able to understand what that order must be executed first. वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा, किसका बात माने और किसका बात नहीं माने। मम्मी का बात मानेंगे तो पिताजी बुरा मान जाएंगे, पिताजी का बात मानेंगे तो भैया बुरा मान जाएंगे, भैया का बात मानेंगे तो दीदी बुरा मान जाएगी, और दीदी का बात नहीं मानेंगे तो मेरा अपना जो ईमानदारी है वो बुरा मान जाएगा। मैं दीदी का बात कैसे रिस्पेक्ट कर दी, और वेस्ट बंगाल में रहते तो दीदी का बात तो मानना पड़ेगा बाबू। उसके बाद देखिए तो किसका बात पहले माने, ये कंफ्यूज हो जाता है। एंड इफ एम्प्लॉय इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर बॉसेस, अगर बहुत सारा बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहा है, ही गेट द चांस टू गिव एक्सक्यूज। उसके पास एक मौका आता है एक्सक्यूज देने का कि हम काम नहीं किए, हमको वो ये बोला, वो ये बोला, वो ये बोला, हम किसी का काम नहीं किया। एक्सक्यूज मिल गया बाबू, आपको जाओ मौज करो। इसीलिए किसी भी कंपनी में ज्यादा बॉस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मल्टीपल बॉसेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है वन ग्रुप वन प्लान। हर एक ग्रुप का ना बाबू अपना एक गोल होना चाहिए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का काम करेगा भाई, सेल डिपार्टमेंट सेल का काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम करेगा। एवरी देयर शुड बी पर्टिकुलर ग्रुप एंड एवरी ग्रुप शुड हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव। हर ग्रुप का अपना एक गोल होना चाहिए। कंपनी में एक गोल होना चाहिए। देखो 10 गोल के पीछे भागोगे ना तो आपका हालत उस लोटा की तरह हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और अगर आप एक गोल को फोकस करिएगा तो आप आराम से उस गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आप आपका गोल ये रहना चाहिए भाई आपको पढ़ना है, सुन के चले जाना क्लास। अब आप क्या करें, क्लास में बैठे बैठे थोड़ा उनको मैसेज भी दे दे रहे, उनका मैसेज का रिप्लाई भी दे रहे। तो ऐसे तो क्या होगा बोलिए, ऐसे आपका गोल में डिवाइड है यार। देखिए अपना लाइफ में ना बाबू गोल रहना बहुत जरूरी है। आप अपना लाइफ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। भाई जब चैट करने बैठेंगे 1 घंटा लगातार चैट ही करेंगे, बात ही करेंगे। ऐसे रूटीन बना लीजिए, इससे क्या होगा सब काम अच्छे से होगा। मिक्स मत करिए, पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स मत करिए। लाइफ को कभी भी जैसे पढ़ाई लिखा है अपना जगह पे, हंसी मजाक दोस्त यार प्यार मोहब्बत वो सब अपना जगह, दोनों को मिक्स कर देते हो आप लोग गलती कर देते हो। पढ़ाई अपना जगह पे करिए, पढ़ाई के जगह पे कोई दोस्ती नहीं, और दोस्ती के जगह पे कोई पढ़ाई नहीं। ये भी बात, जब दोस्ती के बाद जब कहीं दोस्त का बर्थडे में वहां पे पढ़ाई की बात करें नहीं, फालतू मार खा जाओगे। दोस्त का एक जो आदमी को देखते हैं शादी वाड़ी, जैसे कभी कभी शादी वाड़ी में जाते हैं ना लोग, कोई इन्वाइट करता है, कोई स्टूडेंट भी आ जाता है, ये लोकल एरिया जान रहेंगे बच्चे लोग हैं, कोई आ गया कुछ नहीं होता, भैया एग्जाम कब से, अरे बाबू खाने आओ खाओ ना जाओ। शादी में सवाल, शादी ब्याह में एक बार जब पढ़ाई क्लास में आते हो तो पूछते नहीं हो, बेटा खाने के लिए खाने नहीं दे रहे ठीक से, बोल दो भैया एग्जाम कब होगा, भैया रिजल्ट कब निकलेगा। जब बात पढ़ाई टाइम में सिर्फ पढ़ाई, आप शादी बाड़ी में गए खाना खाने के लिए खाने दो प्लीज, डिस्टर्ब मत करो। गोल फिक्स होना चाहिए। व्हाट इज योर गोल? आपका गोल पता रहना चाहिए। वन ग्रुप वन प्लान। हर ग्रुप का अपना अपना एक तो क्या होना चाहिए, प्लान। ये 14 बात को फॉलो करके आप किसी भी बिजनेस को अच्छे ढंग से चला सकते। एक अच्छा मैनेजर के अंदर ये 14 पॉइंट फॉलो होना चाहिए, तभी एक बिजनेस आराम से चलेगा। पहले सबसे पहले बताइए, काम को एक ही आदमी सब करेगा ना बांट देंगे? इससे क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन। उसके बताइए दूसरा बात बताइए,
कंपनी में किसी को खाली अथॉरिटी देंगे ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देंगे। दोनों देंगे। बहुत बढ़िया। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज, ब्यूटीज नहीं, यंग हो ना, कुछ भी बोल दे रहे हो। नॉट ब्यूटीज, दैट इज ड्यूटीज। उसके बताइए डिसिप्लिन होगा कि नहीं होगा? डिसिप्लिन मतलब पहुंचो ना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। बात समझे? आप रोज रास्ता से आते हैं और रास्ता में पुलिस इंस्पेक्टर दिखता है, उसको बोलते नमस्ते अंकल, ये डिसिप्लिन नहीं है। रास्ता पे जाते हैं, लाल बत्ती जलता है, गाड़ी रोक देते हैं, ये डिसिप्लिन। डिफरेंस समझे क्या होगी? डिसिप्लिन इसको बोलते हैं। अच्छा, वन ऑर्डर वन बॉस, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, वन ग्रुप वन प्लान, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन। According to this principle, one unit means one plan. That the efforts of all the members of the employees must be directed towards one direction. That is the achievement of common goal. If this principle is applied, it leads to coordination. हम लोग जितने लोग बैठे यहाँ पे BSTD पढ़ने के लिए बैठे, बस हो गया तुम लोग का दिमाग में क्लियर भाई BSTD पढ़ना। अब किसी का मान लीजिए BSTD नहीं है तो यहाँ पे नहीं बैठेगा भाई। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन। हम लोग भाई एक ही गोल से बैठे कि भाई यहाँ पे BSTD पढ़ना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन ग्रुप वन प्लान। हर ग्रुप का एक तो प्लान होना चाहिए और हर ग्रुप का एक ही हेड होना चाहिए। 10 हेड हमको नहीं चाहिए। कैमरा चला देखिए तो अब चलिए, ये वाला पॉइंट तो आप आपका जीवन बदल देगा। जो 6 नंबर पॉइंट पढ़ाने आ रहे सुन लीजिए, सुनिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। ये लाइन से तो आपको मीनिंग समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या बोलने मांग रहे। सुनिए बाबू, किसी भी बिजनेस में, किसी के भी लाइफ में, कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का इंटरेस्ट होता है। एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक होता है जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब एक आदमी का इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट मतलब सबका इंटरेस्ट। सबका मतलब ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल क्लास से स्टार्ट करते हैं। जैसे आज एक तो एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, समझे? 2 एसी में से एक तो एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, थोड़ा आप लोगों को गर्मी लग रहा होगा। तो मान लीजिए कोई बच्चा आकर के बोला कि भैया आज गर्मी लग रहा, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कैसे कैसे लग रहा बाबा? तो अब बाकी आप लोग से पूछेगा बाबू आप लोग को कैसा लगा? आप लोग बाकी बच्चे बोले कि भैया गर्मी तो लग रहा, लेकिन ठीक है हम लोग आज क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए। हम किसका बात मानेंगे? वो एक बच्चा का बात मानेंगे ना भीड़ का बात मानेंगे? इस भीड़ को बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? जनरल इंटरेस्ट। एक आदमी का इंटरेस्ट को बोलते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए हर आदमी का अपना एक इंटरेस्ट होता है। यू नेवर फोकस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फोकस ऑन मास। मास मतलब जनरल इंटरेस्ट। लोग जैसे आप घर में गए, आज अभी पहुंचे घर में 9 बजे, 9:30 बजे तक घर पहुंचे। 8-10 मेंबर आपके घर पे हैं। घर में डिसीजन का आज भाई खाना में क्या बनेगा भाई, तो मान लीजिए 9 आदमी उसमें से बोला कि आज भाई बृहस्पतिवार है, आज वेज खाना बने। उसमें से आप बोले कि नहीं आज हम चिकन मटन खाएंगे। आपका बात को मम्मी क्या मार देगी? इग्नोर। क्या मार देगी? इग्नोर। आपको क्या कर देगी मम्मी? ब्लॉक। क्या कर देगी? ब्लॉक। कहां से? अपना दिल से। कहां से? अपना दिल से। मम्मी आपको ब्लॉक कर देगी। क्या ब्लॉक कर देगी? कि बेटा बृहस्पतिवार का दिन में चिकन मटन खा। ये क्या हो गया बताइए? इसका मतलब ये हो गया कि आपका ऊपर फोकस की, मम्मी नहीं फोकस। आपको बुरा लगा होगा, आप नाराज हुए होंगे, लेकिन मम्मी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मम्मी 9 लोगों को खुश करने चक्कर में आपको नाराज कर। और ये हमेशा यही करना है क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। जैसे बिजनेस, मेरा एक ऑफिस है, हम कंपनी चला रहे हैं, आप लोग सब मेरे पास जॉब कर रहे हो, मेरा कंपनी लॉस में चल रहा है। आप लोग में से मान लीजिए 3-4 बंदा बोला कि हम लोग को बोनस चाहिए, मतलब चाहिए, बोनस चाहिए मतलब चाहिए। हम बोले बाबू बिजनेस तो लॉस में, बोला हमको मतलब नहीं है, बोनस चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन आप लोगों में बाकी सारे बच्चे बोले, सारे स्टाफ लोग बोले कि सर कोई बात नहीं, इस बार बोनस मत दीजिए, अगला बार डबल बोनस दे दीजिए। हम किसका बात सुनेंगे? 3-4 बच्चों का ना, भीड़ का। ये बात हम नहीं बोल रहे, हेनरी फ्योल ने कहा था। Always focus on general interest, not on individual interest. So always whenever there is a conflict, जब भी आपके जीवन में ऐसा पल आए, ऐसा लम्हा आए कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि क्या करें, एक इंसान के बारे में सोचिए ना, पूरी दुनिया के बारे में सोचिए। तो ऑलवेज आप दुनिया के बारे में सोचना। ये बात हम नहीं कहते, हेनरी फ्योल ने कहा कि हमेशा जनरल इंटरेस्ट पर फोकस करिए। जैसे बात समझिए, आप लोग उम्र में क्या है? अब मान लिया आप लोग उम्र में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, ये सब स्वाभाविक है, नेचुरल। अभी क्या है, अचानक से मान 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल बाद आपको शादी करने का डिसीजन लेना था। अभी क्या, मम्मी को जाकर बोले कि मम्मी ये लड़का से, मान लीजिए ये लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, जो भी अपना बोले, तो मम्मी परिवार के लोग बोले कि बेटा ठीक तो है, लेकिन ये लड़का को कुछ ठीक नहीं लग रहा, इससे तुम शादी मत करो, इसका चाल चलन हम देखे थे बेटा ठीक नहीं था, इसको बॉटल ब्रिज के नीचे देखे थे। तो अभी मम्मी ऐसे बोल रही है, मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे, बोले तो हमको शादी कराने में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी लोग बोल रही है, पूरा भैया दीदी सब घर में बैठे बोले शादी कराने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम सोच लो हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूरा परिवार का आदमी एक साथ बोल रहा, बगल वाला आंटी लोग बोले नहीं
लगा तो देखे थे गलत गलत सिग्नल दिया था खड़ा होकर तो लेकिन आप क्या बोले, आप बोले नहीं मेरा बाबू ऐसा नहीं। ये हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? इंडिविजुअल। और उधर जो परिवार के लोग बोलिए कौन सा इंटरेस्ट था? जनरल। आपको ऐसा सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें क्या ना करें। तो हेनरी फ्यूल को अगर आप मानते हो तो आप क्या करोगे? आप परिवार पे फोकस करोगे, एक इंसान पे फोकस नहीं करोगे। आप जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना जीवन में कभी भी। और अक्सर अगर हम जनरल इंटरेस्ट फॉलो नहीं किए तो कुछ नहीं होगा, 35 टुकड़ा होगा। टुकड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा का बात नहीं मानिएगा, क्या होगा? 35 टुकड़ा। कोई देखिए, हम आपको क्या बोले स्टार्टिंग में, आप लोग के एज में दोस्त यार, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत, दीज आर वेरी मच नेचुरल। लेकिन जब भी जीवन में आपको कंफ्यूजन हो कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉलो करे और एक आदमी के बारे में चिंता करे या परिवार के बारे में चिंता करे, कंफ्यूज ज्यादा हो जाइएगा, मेरे पास आइएगा, बुक में से निकाल के 6 नंबर पॉइंट पढ़ के सुना देंगे। जनरल इंटरेस्ट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी। एक इंसान मैटर नहीं करता है, ग्रुप मैटर करता है। हो सकता है उस इंसान को 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तकलीफ होगा, लेकिन अगर आप उस इंसान को खुश करने जाइएगा तो आपका पूरा परिवार नाराज रहेगा, पूरा परिवार को दुख देगी। इसीलिए हमेशा फोकस किस पे करना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट, नॉट ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। समझ लो, देखो कितना अच्छा था जी, सबको पढ़ा है, अलग से पैसा देना। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझे? आप लोग क्या बोला, आप लोग एक में एक प्यार मोहब्बत वादा, बहुत वादा किए हम लोग। तो जीवन में ऐसे नहीं होता है, आपको हमेशा गोल पे फोकस करिए। बस अच्छा बेटा, बाइक लगा दिया, आया नहीं आपको आवाज। क्या देखिए, अगला पॉइंट है बाबू, according to this principle the interest must supersede the interest of individual interest does not matter। इंडिविजुअल इंटरेस्ट डज नॉट मैटर। जैसे हम बोले कि भाई परसों टेस्ट लेंगे इकोनॉमिक्स का, एक एग्जांपल दे रहे, तो आप लोगों में सब बच्चा बोला ठीक है भैया टेस्ट लीजिए, सुभाष बोला भैया हम टेस्ट नहीं देंगे तो बोले मत दो, क्या बोलेंगे? मत दो। फर्क पड़ता है क्या? सुभाष को क्या मार देंगे? इग्नोर। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट मैटर कभी नहीं करता है, हमेशा फोकस किस पे करिए? बात समझ। लास्ट पॉइंट है आज के लिए, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। हेनरी फ्यूल जी ने कहा था कि वर्कर्स को जब आप पैसा देंगे ना, रेम्यूनरेशन मतलब रिवॉर्ड, काम करने के बदले जो कुछ भी देते हो उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, गाड़ी, गिफ्ट, कुछ भी जो दे रहे हो वर्कर्स को, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। हेनरी फ्यूल जी ने कहा था कि वर्कर को जो रेम्यूनरेशन दीजिएगा ना, वो फेयर दीजिएगा, उचित दीजिएगा। कोई दिन रात काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा दीजिए। काहे? वर्कर अगर खुश रहेगा तो वो अपना 100% एफर्ट आपके लिए देगा, और वर्कर अगर खुश नहीं रहेगा तो कंपनी खुश नहीं होगी। कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकता है अगर उसके वर्कर्स नाराज है। देखिए यहां पे लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉई द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। द रेम्यूनरेशन मस्ट बी जस्ट एंड फेयर, बिकॉज इफ एम्प्लॉइज आर अनपेड दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। An unsatisfied person can never contribute the maximum। अगर वर्कर को पैसा नहीं दोगे वर्कर नाराज रहेगा, अगर नाराज रहा तो फिर काम करने में मजा नहीं है। एंड डिससेटिस्फैक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। और वर्कर अगर नाराज रहा तो कंपनी छोड़ के भी जा सकता है। बोले हाँ कि नहीं? ये 7 पॉइंट आज पढ़े और इसके आगे पढ़ेंगे एपिसोड 2 में, मतलब अगला सप्ताह। ठीक है। और भाइयों और बहनों, हम पहले 7 बात पूछते हैं, इसका मेन बात पूछता बताइए सारा काम एक आदमी को देंगे ना बांट देंगे? और बताइए कंपनी में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है एक साथ? अथॉरिटी मतलब पावर, अथॉरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी। और कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया, तो पूरा ओवर माइंड पे इफेक्ट हो गया आप लोगों को, चिल्ला रहे हो। उसके बताइए डिसिप्लिन ऑफ द फंक्शन ना, रूल्स रेगुलेशन। और बताइए वन ऑर्डर वन बॉस का नाम क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड है। 100 कहां से? कमांड्स कर रहे हो, 100 नहीं है उसमें, एस नहीं। अच्छा, वन ग्रुप वन प्लान, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और बताइए इंडिविजुअल और जनरल इंटरेस्ट में फोकस किस पे करिए? वेरी गुड गाइस। आप बताइए वर्कर्स को रेम्यूनरेशन फेयर देंगे कि अनफेयर? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।